ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यंग से होती है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, मानो उसे कुछ भी फील नहीं होता हो। तभी उसकी माँ वहां आती है और उसे देखकर कहती है, क्या अब तक तुम्हारा ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ? हमें पता चलता है कि यंग पिछले 10 सालों से हर दिन इसी रेस्टोरेंट में आ रही है और हर बार वही खाना ऑर्डर करती है, बिना कभी ऊब के। यंग अपनी माँ को अपनी जिंदगी की बातें बताने लगती है, मगर उसकी माँ उसे बीच में ही रोक देती है। मुझे कुछ नहीं सुनना। यंग उसकी आंखों में सीधे देखती है और ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है, जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलो। ये पहली बार है जब तुमने 20 साल बाद अपनी बेटी की आवाज सुनी है। जरा भी याद नहीं आया कि कैसी लगती थी? माँ उसकी हथेली पर एक चोट का निशान देखती है। ये क्या हुआ? यंग कहती है, मेरे काम में रोज ऐसे जख्म लगते हैं। माँ कहती है, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत पैसे छोड़े थे, तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं। यंग ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं ये बात अनसुनी कर दूंगी, क्योंकि दादी ने मुझे सिखाया है कि अच्छा बनो, कुछ ऐसा जो तुमने कभी मुझे सिखाने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि सालों पहले यंग की माँ उसे दादी के पास छोड़ गई थी, एक बैग पैसे का देकर। दादी गुस्से में चिल्लाई, कैसी माँ है तू जो बस मुश्किल वक्त देखकर अपनी बेटी को छोड़ देती है? कुछ समय बाद स्कूल से फोन आता है, मैडम, जब से 2 महीने पहले साइंस लैब की क्लास में मेंढक का डिसेक्शन हुआ है, यंग रोज मुझसे एक और मेंढक लाने की जिद कर रही है। दादी खुद एक मेंढक लाकर देती हैं, लेकिन जैसे ही यंग उसे काटना शुरू करती है, दादी उसका स्कैल्पल पकड़कर यंग हाथ पर चोट कर लेती हैं और कहती हैं, ये जीव भी दर्द महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं। अगर खुद दर्द नहीं सहना जाता तो दूसरों को भी दर्द मत दे। वाकई कितनी गहरी बात थी वो। लेकिन उसी पल यंग अचानक बेकाबू हो जाती है और दादी का गला पकड़ लेती है। दादी भी हार नहीं मानती। दोनों के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। एक तरफ प्यार और सबक और दूसरी तरफ एक ठंडी जमी हुई आत्मा। क्योंकि यंग को एक भावनात्मक बीमारी है, वो महसूस ही नहीं कर पाती। दादी कहती हैं, ये हैं हमारे नियम और इन्हीं पर जिंदगी जीनी। यंग की आवाज नरेशन में गूंजती है, अगर दादी के नियम नहीं होते तो शायद आज तुम अखबार के शोक संदेशों में होती। अब मुझे माफ करना माँ, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। वो उठकर चली जाती है, अपने होटल लौटती है। अगले दिन वो एक डेजर्ट सफारी में शामिल होती है। तभी रेत का तूफान उठता है। गाइड कहता है, ऐसा तूफान हर 1000 साल में आता है जब कोई जिन्न अपना नृत्य करता है। तुम लोग भाग्यशाली हो जो इसे देख पा रहे हो। यंग निर्जीव सी आंखों से आसमान को देखती है और बुदबुदाती है, बेचारा, ये नृत्य तो 2 लोगों का होना चाहिए था। लगता है ये जिन्न मुझसे भी ज्यादा अकेला है। बोलती तो है, लेकिन उसके शब्दों में जरा भी भावना नहीं होती। साफ था वो सचमुच दुखी नहीं थी, बस कह रही थी। जब सभी पर्यटक लौट जाते हैं, यंग अकेली दूसरी दिशा में चल पड़ती है। उसकी दोस्त उसे टेक्स्ट करती है, कैसा चल रहा ट्रिप? यंग जवाब देती है, रेगिस्तान बहुत सुंदर है, विशाल और खामोश। यहाँ एक कैक्टस लगाकर उसके पास खुद को दफन करने के लिए एकदम सही जगह है। दोस्त उसे समझाती है, गुस्सा छोड़ो, अपनी घड़ी की टिक टिक सुनो, वही तुम्हें शांत कर देगी। यंग कोशिश करती है, वो अपनी घड़ी की आवाज सुनने लगती है, मगर तभी वो किसी चीज से ठोकर खाती है और गिर जाती है। यंग का चेहरा रेत में धंस जाता है। वो किसी चीज से टकराई थी और जब ध्यान से देखती है तो पता चलता है वो एक पुराना जादुई चिराग है। गुस्से में वो उस पर टूट पड़ती है, उसे ऐसे मारती है जैसे वही उसकी माँ हो। वो अपनी सारी भड़ास, अपने अंदर का सारा दर्द उस चिराग पर निकाल देती है। जब थोड़ा शांत होती है तो देखती है, अरे ये तो बस एक चिराग है। वो उसे उठाती है, पलटकर देखती है और तभी धुएं के बीच से एक जिन्न प्रकट होता है। लेकिन याद रखना, यंग कभी रिएक्शन नहीं देती, वो सिर्फ एक्शन करती है। ना डरती है ना चौंकती है, बस ठंडी आवाज में कहती है, तू कौन है? जल्दी बोल, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी। जिन्न सीना फुलाकर घमंड से कहता है, मैं खुद शैतान हूँ, पर लोग मुझे जिन्न कहते हैं। यंग बिना जरा भी प्रभावित हुए मुड़ जाती है और वहां से चल पड़ती है। जिन्न पीछे पीछे चिल्लाता है, रुको, मैं 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन यंग ऐसे चल रही है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। बेचारा जिन्न अपने लंबे बालों में उलझकर बार बार गिरता पड़ता उसके पीछे भागता है। और यहीं से शुरू होती है यंग की अजीब और गरीब यात्रा। जब वो कमरे में लौटती है तो देखती है जिन्न पहले से वहां मौजूद है। उसके लंबे बाल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, मानो कमरा किसी जंगल में बदल गया हो। वो यंग को देखकर नाटकीय अंदाज में कहता है, 1000 साल हो गए। यंग ठंडी हंसी के साथ बोलती है, तो तुम्हारे बाल तो 1000 साल तक बढ़ते रहे, पर तुम्हारी दाढ़ी को पता ही नहीं चला। अजीब है। जिन्न सकपका जाता है, बड़बड़ाता है, कितनी बेइज्जती है ये। खैर छोड़ो, फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि 1000 साल पहले उसे उसी की वजह से मुझे श्राप मिला था और तभी से वो उस चिराग में कैद हो गया। हर बार जब कोई इंसान चिराग पाता, उसे 3 इच्छाएं मिलती और वो उन्हें पूरी करता। सदियों तक उसका सहायक अंकल सईद बाहर की दुनिया की खबरें देता रहा, जंगें, आविष्कार, इंसानों की नई नई चालें, सब कुछ। अंकल सईद तो चाहे तो काले चीते में भी बदल सकते थे। एक दिन अंकल सईद ने कहा, अब इंसान पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे हैं कि आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है।
जिन्न हंस पड़ा, क्या बकवास है ये। लेकिन उसी दिन उसने कसम खाई, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो औरत यंग दोबारा जन्म लेकर वापस नहीं आती, और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्योंकि जिन्न के मुताबिक इंसान लालची, स्वार्थी और झूठे होते हैं, और यंग ने उसे यह साबित कर दिया था कि इंसान झूठे, लालची, स्वार्थी नहीं होते हैं, क्योंकि उसने अपनी तीनों इच्छाएं खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए मांगी थी, और उसकी आखिरी इच्छा ही थी जिसने जिन्न को चिराग में कैद कर दिया। 900 साल गुजरने के बाद जिन्न ने एक प्रार्थना, हे ईश्वर, अगर मुझे आजाद करने वाला इंसान नेक हुआ तो मुझे नरक में भेज दे, पर अगर वो भ्रष्ट निकला तो मुझे 3 लोक में जाने की आजादी हो। वो यंग की ओर देखते हुए तंज कसता है, और फिर तुम आई, इतनी जोर से चिराग झकझोरा कि मेरा पेट ही उलट गया। अभी अभी खाना खाया था। औरत यंग बिना किसी हाव भाव के कहती है, अजीब है, न तुम मुझे डरा पा रहे हो, न मैं तुम्हारा आदर कर पा रही हूँ। लगता है मैं गलत पते पर आ गया। जिन्न मुस्कुराता है, कोई बात नहीं कोई, इंसानों को बिगाड़ना तो मेरा पसंदीदा शौक। यंग ठंडी आवाज में जवाब देती है, तो बताओ मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है, 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन याद रखना तुम मृतकों को वापस नहीं ला सकती, भविष्य की यात्रा नहीं कर सकती, और एस्केपी 3 in 1 भी नहीं मांग सकती। जिन्न ने कहा, बाकी जो भी मांगोगी तुरंत पूरा कर दूंगा। लेकिन यंग ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, वो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। जिन्न उसके पीछे पीछे हर जगह घूमता, दुकानों में, कैफे में, यहाँ तक कि ज्वेलरी स्टोर तक। वो उसे चिढ़ाता रहता और यंग गुस्से में उसे झिड़कती रहती। आसपास के लोग सोचने लगे कि वो पागल है, किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही है। तभी जिन्न हंस पड़ा और बोला, अरे हाँ, बताना तो भूल ही गया, मुझे सिर्फ तुम देख सकती हो। यंग ने उसे घूर कर देखा, कमाल है, अब सबको लगेगा कि मैं दिमागी तौर पर पागल हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। जिन्न मुस्कुराया, जानम, सच तो ये है कि तुम थोड़ी हो भी, बस इतना सुनना था। यंग ने झल्लाकर चिराग उठाया और पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब वो होटल लौटी तो देखा जिन्न आराम से सोफे पर बैठा है, बाल सुखा रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो गुस्से से बाहर निकली और अगले ही पल उसने वो चिराग एक सैलानी को 1 दिरहम में बेच दिया। लेकिन जब घर लौटी तो क्या देखती है, जिन्न फिर वही है, सोफे पर बैठा, उसी दिरहम को उछालते हुए कह रहा था, अब तुम मेरी रानी हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। यंग ने सोचा, शायद अगर वो उसकी कमजोरी ढूंढ ले तो उससे छुटकारा पा सकेगी। वो बोली, तो बताओ, तुम उड़ सकते हो। जिन्न मुस्कुराया, उसका हाथ थामा और बोला, आओ दिखाता हूँ। कुछ ही सेकंड में वो दुबई के आसमान में उड़ रहे थे, यंग को अपनी बाहों में थामे हुए, जैसे कोई सुपर हीरो। वो ऊंची इमारत की छत पर उतरे। यंग नीचे झांककर बोली, वाह, तो तुम सच में जिन्न हो। अगर मैं तुम्हें धक्का दूं तो क्या तुम इंसानों की तरह मरोगे? जिन्न हल्की हंसी में बोला, तुम मजाक कर रही हो ना? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, यंग ने सच में उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिरा और पल भर में वापस सामने प्रकट हुआ। अब उसका चेहरा बदल चुका था, अंधकार से भरा, डरावना। वो बोला, अच्छा हुआ तुमने ये कर दिया। अब अच्छा, जिन्न मर चुका है, मुझे तो ये चेहरा पहले ही दिखा देना चाहिए था। उसे अचानक याद आई वो लड़की 1000 साल पहले की, जिसने कहा था, सजा चाहे जितनी भी हो बांट लेंगे साथ साथ। वो लड़की इतनी नेक थी कि उसकी याद उसे सता रही थी। जिन्न ने भारी सांस ली और कहा, सोचा था जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम बदल चुकी होगी, लेकिन इस तरह नहीं, इतनी बेरहम बन जाओगी ये नहीं सोचा था। चलो अब अपनी पहली इच्छा मांगो, मुझसे माफी मांगो और अपनी जान की भीख मांगो। वो उसका गला पकड़कर जोर से दबाने लगा। 3 इच्छाएं पूरी होते ही जब मैं आजाद हो जाऊंगा तो सबसे पहला काम होगा तुम्हारा अंत। लेकिन यंग मुस्कुरा रही थी, हाँ, गला दबने के बावजूद मुस्कुरा रही थी। धीरे से बोली, तो फिर अभी कर दो, क्योंकि यही पल मेरी जिंदगी का सबसे खुश पल है। पहली बार मेरा दिल धड़क रहा है। जिन्न ठिठक गया, ये कैसी पागल औरत है, मौत के मुंह में हंस क्यों रही है? वो गुस्से में उसका गला छोड़ देता है और उसे आसमान से नीचे गिरा देता है। लेकिन यंग अब भी हंस रही थी, हवा में गिरती हुई, जैसे मौत से डर नहीं बल्कि उसे गले लगा रही हो। जिन्न ने झटके से फिर उड़ान भरी और उसे बीच आसमान में पकड़ लिया। वो गुर्राया, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं पूरी इंसानियत को मिटा दूंगा। फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि इंसान इस हद तक गिर चुके हैं। अब तुम्हें बहकाने के लिए शैतान की जरूरत भी नहीं। और फिर वो गायब हो गया। बस यंग थी, अकेली। कुछ समय बाद वो किसी तरह वापस अपने कमरे पहुंची, बैग पैक किया और वो चिराग दुबई के होटल में ही छोड़ दिया। वो एरोप्लेन में बैठी, सोचा रही थी अब शायद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब वो प्लेन के वॉशरूम से बाहर आई तो क्या देखती है, वो फिर वही है, उसकी सीट पर बैठा स्नैक्स खा रहा है। यंग दांत भींचकर बोली, तेरे इन लंबे बालों की कसम, गांव पहुंचने से पहले इन्हें कटवा दूंगी। जानता है बालों के तेल और केयर प्रोडक्ट्स पर मैंने कितना खर्च किया है। मैं अपने गांव किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं जाऊंगी जिसके बाल मुझसे ज्यादा लंबे हों। गांव पहुंचने पर उसने जिन्न को अपनी दादी और दोस्तों से मिलवाया। सब हंसने लगे। अरे वाह, तूने शादी कर ली क्या? यंग चौंक गई। नहीं नहीं, ये बस मेरा रूममेट है।
एक तरह से सुवेनियर ले आई बस। जिन्न अजीब सी मुस्कान के साथ सबको झुककर नमस्ते करता है। जब किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने कोई अजीब सा पुरातन नाम बताया। यंग ने उसे पकड़कर गैराज में घसीटा। तू पागल है क्या? कुछ नॉर्मल नहीं बोल सकता? तभी दादी अंदर आई, देखती हैं कि यंग के हाथ में कुल्हाड़ी है। कहती हैं, अब किसे मारने की तैयारी है? हमारे पुराने नियम भूल गई? यंग पलटकर देखती है, जिन्न फिर गायब और वो अकेली खड़ी है, खुद से बातें करती हुई। गुस्से से कांपती यंग को शांत कराने के लिए दादी ने वही पुराना तरीका अपनाया। उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई, जैसे बचपन में करती थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें दादी छोटी यंग से कहती हैं, तुम्हारी माँ, पिता और भाई बहन अब नहीं हैं, वो सब चले गए। यंग की आंखें फैल जाती हैं। गए कैसे? मैंने तो किसी को नहीं मारा, सिवाय तोते के। वो भी गिनती में आता है क्या? जब सच का एहसास होता है वो रोती है, जमीन पर पैर पटकती है। दादी उसे कहती हैं, घड़ी की टिक टिक सुनो, हर सेकंड गिनो, 60 तक। गुस्सा खुद ब खुद उतर जाएगा। वो उसके जूतों में छोटे छोटे पत्थर रख देती हैं ताकि तुझे तकलीफ महसूस हो और तू सीखे कि दूसरों को तकलीफ देना बुरा होता है। यंग गुस्से में कहती है, दादी आप बहुत बोलती हैं, मुझे नहीं पता आपसे कैसे छुटकारा पाऊं। दादी मुस्कुराती हैं, पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी पाओ, फिर अकेली रहना, मुझसे दूर। और उस दिन से यंग ने कसम खाई कि वो पढ़ेगी, कामयाब बनेगी। वो क्लास में टॉपर निकली और आगे चलकर उसने अपनी खुद की मैकेनिक वर्कशॉप खोली। उसके जैसी ठंडी और सख्त लड़की के लिए एकदम सही जगह। फिर एक दिन दादी ने जिन्न को पकड़ा और पूछा, तुमने क्या पढ़ाई की है बेटा? जिन्न के पसीने छूट गए, कुछ समझ नहीं आया और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन यंग गाड़ी चला रही थी। गांव के लोग उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे थे। गांव की औरतें फुसफुसाईं, वो लड़की पागल है। यंग ने ब्रेक मारी, कार रोकी और मुस्कुराते हुए बोली, असल में उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं जानू। तभी गांव की औरत बोली, वो ऐसी है जो किसी को सच में मार भी सकती है। इस पर दादी शांत स्वर में बोली, शायद, लेकिन हमने उसे बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। वो अपने नियमों पर चलती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर जिन मुस्कुराया, वाह, मतलब पूरे गांव ने मिलकर इस लड़की को पाला है। एक बूढ़ी औरत बोली, हाँ बेटा, जब भी वो कुछ तेज या नुकीली चीज उठाती या किसी जानवर को चोट पहुंचाने लगती, जैसे उस दिन मुर्गियों के साथ किया था, तो हम वो चीज उससे छीन लेते और उसका गुस्सा किसी और काम में लगा देते। उसे गुस्सा निकालने की आजादी देते थे, लेकिन किसी को चोट नहीं लगने देते थे। कुछ देर बाद जिनको सड़क पर एक पुराना वीडियो गेम कंसोल मिला, बस उसने खेलना शुरू किया और पागल हो गया। पूरा दिन एक बच्चे से हारता रहा और बार बार चकित होता रहा कि इंसान अब कितने आगे बढ़ चुके हैं। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो वो यंग के पास भागा और बोला, थोड़े पैसे दे दो, मैं कंगाल हो गया हूँ। यंग ने गुस्से में साफ मना कर दिया। रात को उसने बदला लिया, उसकी कार के बीच में आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, वो तो बस लोन था। यंग ने बिना एक पल सोचे कार सीधी उस पर चढ़ा दी। वो दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तो बस गेम खेलना चाहता था। बाद में वो अपने पुराने नौकर अंकल साद के पास गया, जिसने उसे एक पाई दी और बोला, अच्छा कर रहा है बेटा, नेक रास्ते पर चल। फिर जिन ने छोटी मोटी नौकरियां शुरू की, पैसे कमाने लगा। एक दिन उसने अपने अंकल साद से कहा, उस पागल औरत ने मुझे कार से कुचल दिया। अंकल साद ने हंसकर कहा, अरे छोड़, वो तो दिमाग से ही गड़बड़ है, भूल जा। जिन ने आंखें तरेरी और कहा, चल तुझे दिखाता हूँ असली मेंटली अनस्टेबल कौन है। कुछ दिन बाद उसने यंग को जिम बंद कर दिया। थोड़ा उसे चोट पहुंचाई, फिर बोला, देखो पूरा जिम अब जलने वाला है, आग पूरे शहर तक फैल सकती है, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो किट्टी। यंग ने शांत स्वर में कहा, जानते हो आज सिर्फ एक ही मरेगा और वो तुम हो। वो पीछे के दरवाजे से बिल्कुल बेफिक्र बाहर निकली। जिनको पकड़ा और जबरदस्त पिटाई कर दी। कितनी बार कहा है, आग से मत खेलो प्यारे, ये तुम्हारी गलती है, समझे? जिन दर्द से चिल्लाया, तुम्हें इंसानों की इतनी परवाह क्यों है? वो बोली, परवाह? मुझे तो बस गुस्सा है कि तुमने मेरा शेड्यूल बिगाड़ दिया। वो तब तक उसे पीटती रही जब तक फायर फाइटर्स आकर उसे अलग नहीं कर दिए। जिन ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत दोस्तों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। यंग और भड़क गई, अच्छा तो आज मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे मालिक के पास भेज दूंगी, चाहे रेस कार में बैठाकर ही क्यों ना भेजना पड़े। कुछ दिन बाद वो अपनी सबसे करीबी दोस्त मे के साथ रेस्टोरेंट में खा रही थी। अचानक जिन वाटर कूलर से निकल आया। वो चिल्लाई, तुम फिर आ गए। लेकिन जिन ने इनविजिबिलिटी मोड ऑन कर रखा था तो सबको लगा वो खुद से बात कर रही है। वो उसे बाहर घसीट कर ले गई और एक लड़कियों का हेयर क्लिप पकड़ाया। जब अदृश्य रहो ये लगाना, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मुझे ही देख रहे हो। लोग पहले ही सोचते हैं मैं पागल हूँ और बदनाम नहीं होना चाहती। जिन मुस्कुराया, ठीक है तो मैं तुम्हारी यह पहली विश समझ लूं। वो आंखें घुमाकर बोली, नहीं ये मेरी पहली विश है ही नहीं। जिन कहता है, तुम इतनी जिद क्यों करती हो इन इच्छाओं के पीछे? यंग पूछती है, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? जिन कहता है, हाँ 1000 साल से तो मैं तुम्हारी वजह से कैद हुआ था।
मुझे तुमसे क्यों छुटकारा नहीं चाहिए होगा? यंग कहता है एक डील करते हैं, मैं तुमसे अपनी पहली इच्छा मांगती हूँ कि इस रास्ते से जाने वाले 5 लोगों की इच्छा पूरी करोगे। अगर उनमें से ज्यादातर भ्रष्ट चीजें मांगेंगे तो तुम जीत जाओगे और मैं अपनी 2 इच्छाओं को छोटी मोटी चीज पर खराब कर दूंगी और तुम आजाद कर दूंगी और इससे साबित होगा कि इंसानियत बर्बाद हो चुकी है। और यही मेरी पहली इच्छा है। जिन्न ने हेयर क्लिप पहना। तभी वह पहला इंसान जो मिला वो गांव की एक दुकान की एम्प्लॉई थी और फिर यंग की क्लासमेट जो बैंक में काम करती है। जिन्न ने कहा, ये दूसरी हैं। अरे वाह, आज ग्राहक कितने उदास हैं, मुझे तो यहीं कुछ भ्रष्ट कर डालेंगे। तभी एक कुत्ता आ गया। जिन्न बोला, ये हमारी तीसरी कस्टमर है। यंग ठिठकी और बोली, कुत्ता बोलता नहीं। फिर एक आदमी गुजरता है, रेस्टोरेंट मालिक का बेटा, और तभी गांव का नया यूट्यूबर भी आ जाता है। यंग ने गिनती की, अब 5 पूरे हुए। जिन्न, तेरी बारी। अगले दिन जिन्न सैड अंकल के साथ बैठा और बोला, मैं उससे हार नहीं मान सकता। वह 80 साल से ज्यादा नहीं जिएगी। मैं बस छुप जाऊंगा और जब वो मर जाएगी तब मैं आजाद हो जाऊंगा। फिर जिन्न अपने चिराग में जाकर अपना जादुई कारपेट उठता है और यंग की दादी के घर जाकर भी बोला, यंग को मत बताना कि आपने मुझे देखा भी है, बस वो सलाद का बाउल मुझे दे दो, मुझे चाहिए। फिर वो कारपेट पर उड़ निकला सोचकर कि अब सुरक्षित है, लेकिन अचानक फाइटर जेट्स ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया। खबर फैल गई कि कोरिया और जापान के बीच अजीब सी चीज उड़ रही है। यंग ने उसे देखा और चिल्लाई, तुमने सिर्फ एक सलाद बाउल के लिए 2 देशों के बीच युद्ध छेड़ दिया था और अब कहते हो कि तुम बस अकेले रहना चाहते हो। फिर उसने कहा, अगर उन 5 ग्राहकों में से किसी एक की इच्छा पूरी दुनिया को बदल दे तो मैं कैसे जानूंगी कि उसे कैसे ठीक किया जा सके। बाद में सुबह होने पर वह उससे एक छत पर मिला। जिन्न ने कहा, अगर तुम अपने शब्द इस पंख से लिखोगी तो वे समय के अंत तक सच बने रहेंगे। तभी एक आदमी आया, बिल्डिंग का मालिक। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी यंग कहती है, क्या तुमने बिल्डिंग के मालिक से इजाजत ली थी? जिन्न ने कहा, हमें इजाजत की जरूरत नहीं है। फिर वह यंग से कहता है, जैसा मैं कहूं वैसा कर, जब मौका मिलेगा पंख निकालो और भाग जाओ। उसी पाल जिन्न यंग को छत से नीचे धक्का दे देता, पर वही आदमी उसके पीछे कूदकर उसे बचा लेता और अपने पंख दिखाता है। यंग ने पूछा, अगर तेरे पास पंख हैं तो तुमने मदद के लिए चिल्लाया क्यों? वो बोला, मैं घबरा गया था। यंग ने पंख निकाला और भाग निकली। वही पंख असल में वो कलम निकला जिसकी जिन्न ने बातें की थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिल्डिंग का मालिक जिन्न से बोला, है तुम मुक्त हो गई। जिन्न ने तंज कसा और बोला, तुम हमेशा कहते थे मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूं, पर गौर से देखो मैं 1000 साल में नहीं था और फिर भी इंसान आपस में ही नफरत और लोभ से एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। बिल्डिंग का मालिक बोला, बंद कर अपनी बकवास, इंसानों के अंदर इच्छा पूरी करने वाला बीज बोन वाला भी तू ही तो था। जिन्न ने कहा, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। फिर वह अपने पहले ग्राहक के पास गया। वही दुकान वाली लड़की, उसका बॉस उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। जब वो स्टोरेज में गई तो उसे एक चिराग मिला। वह तुरंत उसे घिसने लगी। तभी जिन्न प्रकट हुआ और उसने 3 इच्छाएं दी। लड़की गुस्से में चाहती है कि उसे वेडिंग इवेंट की मैनेजर बना दो और वो सच में मैनेजर बन जाती है। सारे एम्प्लॉई उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर उसने बेरहम बॉस से बदला लिया और सभी उसकी अचानक प्रमोशन पर शौक रह गए। जब यंग उससे मिली, लड़की बोली, तुम नहीं आ रही अपनी कार का ऑयल बदलवाने? यंग ने ठंडी सी मुस्कान में कहा, नहीं यार, मैं नया इंपोर्टेड कार खरीद रही हूँ। यंग को जो परेशान कर रहा था वो ये था कि उसकी वर्कशॉप का एक रेगुलर ग्राहक खो गया था। तभी यंग को याद आया कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त में से कैसे मुलाकात की थी। जब स्कूल में मेरे को कुछ लड़कियां परेशान कर रही थीं, यंग ने उनकी धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरे को छेड़ना बंद न किया तो उसे जला डालेंगे। और ये सिर्फ जुबानी धमकी नहीं थी, उसने सचमुच पेट्रोल लाकर बाथरूम में डाल दिया था जब वे अंदर थे। उस घटना के बाद मैंने यंग से दोस्ती कर ली क्योंकि वह पहला दोस्त नहीं थी। अब हम फास्ट से प्रेजेंट में आते हैं। अब तो मेका कार्डेंटिस्ट की अपनी क्लिनिक थी। सच कहो तो हर किसी को उसके जैसी एक दोस्त जरूर चाहिए होता है। बाद में सैड अंकल ने जिनको वो सब बताया जो उसने यंग को देखकर समझा था। वो कई काम करती थी, सख्त रूटीन फॉलो करती थी, कभी डाइविंग, कभी क्लिफ पर चढ़ना, सब इसलिए ताकि वो कुदरती तरीके से मर सके जैसे कोई हादसा हो गया हो। जब वे उसके वर्कशॉप में पहुंचे तो देखा उसने पहले से ही कई ताबूत कॉफिन्स बना रखे थे, हर स्थिति के लिए तैयार। वो कहती थी कि जब उसकी दादी की बारी आएगी तो वो भी उसके पीछे चली जाएगी, जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। सैड अंकल ने पूछा, अगर यंग मर गई तो तुम उससे बदला कैसे लोगी? जिन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उसकी दादी का ध्यान रखूंगा ताकि उन्हें कुछ न हो। उस दिन के बाद से जब भी दादी कहती, ओह मेरी पीठ में दर्द है, जिन तुरंत वहां पहुंच जाता, उनका सारा काम खुद करने लगता। धीरे धीरे दादी ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन नाटक करती कि वो बहुत कमजोर हैं। फिर एक दिन सैड अंकल जिन के पास आया और बोला, यंग को कुछ भी याद नहीं है। जिन गुस्से में फट पड़ा, क्या उसने मुझे 1000 साल कैद में रखा था और अब उसे कुछ याद ही नहीं? वो तो खुद को धर्मात्मा कहती थी, अब मुझे मूर्ख बना रही है क्या? सैड अंकल बोला, चिंता मत करो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो पलटकर देखता है, यंग वहीं थी। वो चली जाती है और जिन पीछे से पुकारता है, अरे आउटफिट अच्छा है,
कहाँ जा रही हो? अगले ही पल वो मेकी क्लिनिक में दिखती है। फिर जीनी के साथ शॉपिंग और डिनर पर जाती है। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर वो बोली, मुझे वहाँ ऊपर ले चलो, लेकिन इस बार मुझे मत गिराना। जेनी मुस्कुराया, उसे ऊपर ले गया और तभी यंग ने बिना किसी हिचक के कहा, मुझे तुम पसंद हो। वो चौंक गया। क्या कोई ऐसे भी इजहार करता है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, जेनी ने पूछा। क्यों? तो यंग बोली, क्योंकि तुम इंजन जैसे हो, तुम्हारे साथ मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम्हारे एहसास खुद महसूस हो जाते हैं, तुमसे सुकून मिलता है। जेनी ने लंबी सांस ली। कमाल है, अब मैं इंजन बन गया हूँ। फिर बोला, तुम्हें रोमांस चाहिए? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। उसने पूरी शहर की बत्तियां बुझा दी। आसमान में सिर्फ तारे चमक रहे थे और उस पल दोनों के बीच कुछ मैजिकल मोमेंट रोमांटिक हुए। अगले दिन यंग बस उसी के बारे में सोचती रही। वो उस एहसास को फिर जीना चाहती थी, लेकिन जेनी उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वो उसे हर जगह ढूंढती रही, पीछा करती रही। फिर एक दिन बैंक की कर्मचारी जिसने यंग का अकाउंट खोला था, उसके अकाउंट में भरी दौलत देखकर हैरान और जलन से भर गई। उसी रात गांव में एक बड़ा त्योहार था। सब लोग वहां थे सिवाय यंग के, जो अपने वर्कशॉप में अकेली थी। वहीं भलाई का देवदूत दिखाई दिया। यंग ने पूछा, माफ कीजिए, लेकिन आप हैं क्या? कौन सी प्रजाति से हैं? और आपके पंख इतने काले क्यों हैं? वो बोला, अगली बार तुम्हारे लिए गुलाबी बना लूंगा। वो मुस्कुराई। मैंने नोटिस किया है जिन लोगों को तुम खाना खिलाते हो वो कुछ ही समय बाद मर जाते हैं। क्यों? वो बोला, अगर तुम इसे दूसरे नजरिए से देखो तो मैं उन्हें शांति देता हूँ, उनके दिल को सुकून मिलता है। यंग ने कहा, तो मतलब तुम्हारे नियमों में प्यार करना मना है ना? वो बोला, बिल्कुल, ये सख्त मनाही है। वो मुस्कुराई। तो फिर बहुत देर हो चुकी, मेरा दिल तो तुम पहले ही ले चुके हो। अब भागो वरना पानी छिड़क दूंगी। अगले दिन वो पहली ग्राहक जो अब स्टोर की ब्रांच मैनेजर बन गई थी, समझी कि उसके दोस्त अब उसकी इज्जत नहीं करते। पद मिला पर सुकून खो गया। वो फिर से चिराग के पास गई और दूसरी इच्छा मांगी, मुझे 20 साल पहले भेज दो, लेकिन मेरा पद और दौलत दोनों साथ रहें। जेनी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और वो 20 साल पीछे पहुंच गई। उधर प्रेजेंट में यंग अपने ऑफिस में थी जब एक पुराना एम्प्लॉई मुस्कुराते हुए बोला, हम अभी अभी अपने परिवार के साथ तुम्हारे पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। और उसी वक्त पास्ट में एक मासूम बच्ची। जेनी बोला, अब जब हम पास्ट में आ ही गए हैं तो कम से कम हाय तो बोल दूं। लेकिन छोटी यंग ने बिना कुछ कहे सीधा उसके सिर पर पत्थर फेंक मारा। प्रेजेंट में यंग को अचानक सिर में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद चुप गई हो। उसके पास बैठी एम्प्लॉई बोला, कोई फायदा नहीं पुखरिन, तुम आज भी पहले जितनी अजीब हो। उस रात जीनी फिर से यंग से छिप रहा था। यंग गुस्से में उसे ढूंढते हुए आई और चिल्लाई, तुम हमेशा बिना बताए गायब क्यों हो जाते हो? उसी वक्त एक कुत्ता जो उनके ग्राहकों में से एक था भौंकता हुआ आया। यंग ने कहा, सभी कुत्ते मुझे देखकर भौंकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि मैं उन्हें गोद न ले लूं। उन्हें इंसानी भावनाएं महसूस हो जाती हैं और वो जानते हैं मेरे अंदर वो नहीं है। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें गोद नहीं लेने वाली। फिर वह वहां से चली गई। जीनी ने मजाक में कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। उसने कुत्ते से कहा, तुम्हें 3 इच्छाएं मिल सकती हैं, बस एक शर्त पर। तुम अपने गांव के सभी कुत्तों को मना लो कि वो यंग को देखकर भौंकना बंद कर दें, वरना मैं तुम सबको बिल्लियां बना दूंगा। कुत्ते ने इच्छा मांगी, मैं एक हैंडसम अमीर 40 साल का आदमी बनना चाहता हूँ। अगले दिन यंग फिर से लकड़ी का काम कर रही थी, लेकिन इस बार शुक्र है वो ताबूत नहीं बल्कि एक टेबल बना रही थी। उसी बीच उसकी दादी का फोन आया। वो यंग की डायरी से नोट्स पढ़कर सुना रही थी। फोन कटते ही यंग गुस्से में जीनी के पास पहुंची और बोली, लो अपनी ये टूटी हुई जादू की चीज वापस ले लो। तुमने कहा था कि उस पंख से जो लिखा जाए कोई नहीं पढ़ सकता, पर मेरी दादी ने सब पढ़ लिया। अब हमें ये डायरी और पंख दोनों छिपाने होंगे। जीनी ने कहा, सबसे सुरक्षित जगह तो लैंप ही है। वो उसे अंदर ले गया और बोला, देखो मैं यहाँ कितने सालों से अकेला रह रहा हूँ। यंग ने कहा, चलो अब इसे थोड़ा इंसानों जैसा घर बना देते हैं। उसने फर्नीचर, सजावट सब कुछ जादू से कर दिया। लैंप अब किसी छोटे से जोड़े के प्यारे घर जैसा लगने लगा। सफाई करते वक्त अचानक एक वैक्यूम क्लीनर अपने आप चलने लगा और चमकते हुए एक दरवाजे में खिंच गया। जीनी बोला, वो एक पोर्टल है, अगर उसमें गए तो तुम्हें वापस आने में 1000 साल लगेंगे। यंग ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें उस एंजल को हराना होगा। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हालांकि सच कहूं तो मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूं और मानवता को इस झंझट से बचा सकती हूं। लेकिन अगले ही पल दोनों हंसने लगे, एक दूसरे का पीछा करते हुए खेल खेल में झगड़ने लगे। लैंप के बाहर उनकी दादी को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे सारे फर्नीचर जिंदा होकर नाच रहे हों। तभी दादी ने लैंप हिलाकर देखा और लैंप के अंदर रखी सारी चीजें बिखर गईं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने कि लगभग किस कर ही लेते। लेकिन तभी बाहर से पड़ोसी ने यंग की दादी को आवाज लगाई। एक पल में सारा माहौल बदल गया। यंग बाहर निकली तो देखा उसकी दादी रो रही थी। उसने पड़ोसी से पूछा, दादी क्यों रो रही हैं? पड़ोसी ने धीरे से कहा, फारूक, वही मूर्तिकार जिसने तुम्हें लकड़ी तराशना सिखाया था, उसका देहांत हो गया।
यंग बोली, ठीक है, लेकिन दादी को इतना रोना क्यों आ रहा है? अंतिम संस्कार में यंग ने सुना उसकी दादी किसी से कह रही थी, मुझे यंग की चिंता रहती है, डर लगता है कि कहीं अचानक उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बाद में यंग बाहर जीनी से मिली और बोली, दादी ने अपनी डायरी में अपने बुढ़ापे के लक्षणों के बारे में लिखा है। वो अब सब समझती हैं और डरती भी हैं, इसलिए मैं अपनी दूसरी इच्छा इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से जवान हो जाए। जीनी ने कहा, थोड़ा सोच लो, जल्दी मत करो, दूसरी इच्छा बहुत कीमती है। यंग बोली, नहीं, मैं उन्हें अचानक खो नहीं सकती, लेकिन अभी नहीं, 3 दिन बाद ये इच्छा मांगूंगी। उसने अपनी दादी से कहा, आप अपने दोस्तों को बोलिए कि आप ट्रिप पर जा रही हैं, थोड़ा घूमिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। उधर उनकी पहली ग्राहक, वो जो पहले स्टोर मैनेजर थी, अपनी बेटी को बार बार कॉल कर रही थी पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो शहर गई और देखा कि उसकी बेटी का अपार्टमेंट पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सब चीजें टूटी हुई, बेटी गायब। थोड़ी देर बाद बेटी ने फोन किया। माँ ने गुस्से में कहा, मैं कॉलेज भी छोड़ दिया। फिर अचानक वो रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जब वो एक साधारण कामगार थी तब उसकी बेटी से उसका रिश्ता कितना प्यारा था। अब सब कुछ खत्म हो गया था। तभी जीनी उसके सामने आया और बोला, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपनी तीसरी इच्छा से सब कुछ वैसा कर सकती हो जैसा पहले था। वो बोली, नहीं, इतना भी नहीं, मैं अपनी तीसरी इच्छा यूं ही बर्बाद नहीं करूंगी। इसके बाद यंग ने जीनी को बुलाया और कहा, अब मेरी दूसरी इच्छा पूरी करो। वो अपनी दादी के पास गई और जो देखा, देखकर दंग रह गई। उसकी दादी अब जवान हो चुकी थी, उसी की उम्र की। यंग ने कहा, दादी, आप तो बहुत खूबसूरत थीं जब जवान थीं। दादी ने आईने में खुद को देखा। पहले एक बार बेहोश हुई, फिर 2, फिर 8, 9, शायद 10 बार। यंग बस खड़ी रही, शांति से उनका होश आने का इंतजार करती हुई। उधर फरिश्ते की सहायक अपने वरिष्ठ के पास पहुंची और बोली, यंग की दूसरी इच्छा बहुत नेक थी, पूरी तरह निस्वार्थ। जब वो लैंप के पास पहुंची तो जीनी झल्लाया, अरे, अंदर आने से पहले दस्तक तो दे सकती हो, ये लैंप भी कोई साधारण जगह नहीं है। और फिर हमेशा की तरह दोनों में बहस शुरू हो गई, कौन सही कौन गलत। इस बीच यंग अपनी जवानी पा चुकी दादी से परेशान थी। वो अब पूरे गांव में घूम घूम कर खरीदारी करती, हर चीज जो दिखती उठा लाती। यंग सिर पकड़कर बड़बड़ाई, हाँ, ये सब मैंने खुद ही किया है। उसने दादी को बैठा कर कहा, अब कुछ नियम बनाएंगे, कैसे रहना है, क्या करना है, थोड़ा सभ्य बनिए। उसी रात गाँव का एक आदमी, जो जीनी का अगला ग्राहक था, गाड़ी चला रहा था, तभी गलती से एक हिरण को टक्कर मार दी। वो बेचारा तड़प रहा था और वो आदमी उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक जीनी उसके सामने आ गया। जीनी बोला, तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं। आदमी हंस पड़ा, अच्छा, अब तुम्हें अफसोस हो रहा है कि मैंने हिरण को टक्कर मारी? जीनी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया और हिरण जिंदा होकर भाग गया। वो बोला, लो, तुम्हारी पहली इच्छा पूरी, अब 2 बाकी हैं, जब सच में जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना। लैंप खुद तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वो आदमी गुस्से से लगभग फट पड़ा, मैंने अपनी पहली इच्छा उसी जानवर को बचाने में बर्बाद कर दी। अगली सुबह सैड अंकल ने जीनी से कहा, यंग अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग सेंटर में डांस कर रही है। जीनी भागा भागा वहां पहुंचा। उसका दोस्त फिसल कर गिर पड़ा। जीनी तुरंत दौड़ा और बोला, अरे भाई, तुम ठीक तो हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। बैंक मैनेजर आया हम और उस महिला कर्मचारी को बुलाया, वही पहली ग्राहक, और पूछा, क्या तुम यंग को जानती हो? वो बोली, बस नाम से, ज्यादा नहीं। मैनेजर बोला, अरे कैसे नहीं जानोगी, वो तो हमारी सबसे अहम क्लाइंट्स में से एक है। इतना सुनते ही उस औरत के भीतर फिर से जलन भड़क उठी। तभी जीनी उसके सामने आया और बोला, अब तुम्हारी बारी है, मांगो, 3 इच्छाएं तुम्हारे सामने हैं। वो चालाक मुस्कान के साथ बोली, मैं चाहती हूँ कि यंग के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सब मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जीनी ने पूछा, मतलब तुम उसकी तरह अमीर बनना चाहती हो? वो ठंडी आवाज में बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसका हर एक डॉलर मेरे नाम पर आ जाए। सच कहूँ तो यहाँ सब के सब थोड़े पागल लगते हैं। जीनी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। फिर वो यंग के पास गया और सारी बात बताई। यंग ने गहरी सांस ली, ठीक है, इस बार जीत तुम्हारी। फिर उसने पूछा, वो लैंप के अंदर जो रेत घड़ी है, उसका रेत क्यों नहीं गिर रहा? जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने पुराने समय की झलकियां घूम गई। वो सारे सपने जो उसे आते थे, असल में सपने नहीं, यादें थीं। अगले दिन यंग अपनी वर्कशॉप में काम कर रही थी। तभी नया पड़ोसी अपने बेटे के साथ आया गाड़ी ठीक कराने। वो बच्चा शरारती था, बहुत बातें करता था और हल्का सा लंगड़ाता भी था। वो बोला, क्या आपको पता है, प्राचीन गोरियो साम्राज्य में? यंग ने बीच में ही रोक दिया, कहानियां मत सुनाओ, सिर दर्द हो रहा है और मुझे बच्चे पसंद नहीं। उसने सैड अंकल को बुलाया, जरा वर्कशॉप का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। बच्चा वहीं बैठा रहा और तभी उसने देखा कि सैड अंकल की परछाई किसी काले चीते जैसी लग रही थी। उधर यंग अपनी दादी को देखने पहुंची। अब वो घर पर कम ही रहती थी, किसी कैफे में अपनी सहेली माई के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। यंग झुंझलाकर वहां से चली गई। उसे लगा, दादी शायद अब ज्यादा ही मजे में है। रात में वो आईने के सामने खड़ी सोच में डूबी थी। वो रेत घड़ी में जो देखा, क्या वो वही इच्छा थी जो मैंने तब मांगी थी? तभी उसने देखा बाहर फरिश्ते का सहायक खड़ा था। वो बाहर गई और पूछा, क्या काम है? वो बोला,
सुना है तुमने अपनी दूसरी इच्छा इस्तेमाल कर ली। यंग बोली, तो? वो मुस्कुराया। तुम सोचती हो कि जीनी तुम्हें क्यों मिटाना चाहता है? यंग ने कहा, क्योंकि मैंने उसे उस लैंप में कैद किया था, बस। वो झुककर बोला, तो मतलब तुम असली वजह नहीं जानती है ना? यंग ठिठक गई। यंग ने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, अगर सच जानना चाहती हो, सब कुछ शुरू से देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, तुम्हें सब लाइव दिखाऊंगा। यंग ने संदेह से देखा, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? वो मुस्कुराया, क्योंकि जीनी तुम्हारा दुश्मन है और मैं उसका। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना? यंग हंस पड़ी। वाह, क्या फलसफा है तुम्हारा। अब हो गया तुम्हारा ड्रामा। वो पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को उठाती है और उस आदमी के सिर पर हल्का सा ठोंका लगाती है। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे काले बाल अभी सफेद कर दूंगी। लेकिन उसका वो वार सच में असर कर गया। दूर बैठा फरिश्ते का सहायक पर, जो सैड अंकल से बात कर रही थी, अचानक सिर पकड़कर बोली, ओह बढ़िया, कल तो तूफान आने वाला है, वो जरूर मेरे पीछे पड़ेगी। अगले दिन सैड अंकल यंग की वर्कशॉप पहुंचा, पर वहां सरकारी अफसर जांच कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे नहीं, स्वर्गीय सैनिकों के प्रमुख ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कहते हैं तुमने कल उन्हें बुलाया था। यंग ने व्यंग्य से कहा, तो क्या अब तुम खुद का परिचय देने आए हो? पता चला कि वो लोग एक लापता व्यक्ति के केस की जांच कर रहे हैं। यंग ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो मदद करना चाहती है। उसने कहा, मैं पीड़ित की कुछ तस्वीरें ले लेती हूँ, शायद कुछ सुराग मिले। जाते वक्त उसने अपनी दराज खोली। अंदर एक कागज था और उस पर चिपका हुआ एक सुनहरा बाल, वही रंग जो उस लापता लड़की के बालों का था। वो बाल उसे उस दिन रेस्टोरेंट मालिक के बेटे की कार में मिला था, जब वो मरम्मत के लिए आया था। उधर अब जवान बन चुकी उसकी दादी गांव में माई के साथ फिर से सज धज कर घूमने निकली। किसी औरत ने उन्हें देखा और शक होने लगा, ये कौन है जो अचानक गांव में आई है? कहीं यंग की दादी तो नहीं? कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर तो पूरे गांव में बातें फैल गईं। औरतें झुंड बनाकर यंग के घर पहुंची, उसे आरोप लगाते हुए, तूने अपनी दादी को कुछ कर दिया है और अब सबको धोखा देने के लिए कह रही है कि वो घूमने गई है। तभी एक औरत का फोन बजा। उधर से दादी की आवाज आई, अरे लड़कियों, मैं ट्रिप पर हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, कुछ महीनों में लौट आऊंगी। लेकिन असल में वो दादी नहीं थी, वो तो जीनी था, जिसने दादी का रूप धर लिया था ताकि यंग पर लगे आरोप मिट जाएं। फिर भी यंग गुस्से में थी। लोगों की ये गपशप, ये सब मेरी वजह से हुआ। बाद में असली दादी ने उससे कहा, मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाती हूँ बेटी, ताकि तुझे मेरी चिंता न रहे। दादी के जाते ही यंग ने जीनी से कहा, ये सब मेरी गलती है। हर बार एक नाकाम जिन्न से इच्छा मांगकर मैंने खुद ही अपनी जिंदगी बिगाड़ी। वो नाकाम शब्द जीनी के दिल में तीर की तरह लगा। वो चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उधर वही ईर्ष्यालु बैंक की महिला फिर जीनी से मिली। उसने कहा, यंग के अकाउंट की लिमिट बढ़ा दो ताकि मैं उससे और ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर सकूं। अगर उसकी आंखों पर लालच का पर्दा न होता तो शायद वो सोचती कि वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने की इच्छा भी तो मांग सकती थी। लेकिन नहीं, उसका निशाना सिर्फ यंग थी। थोड़ी देर बाद यंग बैंक पहुंची। वो उसकी दूसरी इच्छा थी और अपने अकाउंट में करोड़ों जमा किए। उधर जिन कहीं और बैठा वीडियो गेम में उलझा हुआ था। तभी वीडियो गेम खेलते हुए जिन की मुलाकात उसी छोटे लड़के से हुई जिसके साथ उसने वीडियो गेम खेला था, और वह हारा भी था। तभी जिन ने लड़के के हाथों पर चोट के निशान देखे और पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? तब लड़के ने बस इतना कहा, चिंता मत करो, बस घर की कुछ परेशानियां जो हैं। फिर उसने धीरे से बोला, काश मैं बड़ा होता तो अपनी माँ को उसके पति से बचा पाता। जिन मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम सही आदमी के पास आए हो, मैं शहर का सबसे अच्छा इच्छा पूरी करने वाला हूँ। उसने उस लड़के के हिंसक सौतेले बाप को ढूंढ निकाला, उसे रेगिस्तान में घसीट कर ले गया और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने मुझसे पंगा लिया है। वो छोटा बच्चा मेरा दोस्त है। वो आदमी चीखने लगा, मदद करो, कोई तो मदद करो, यहाँ कोई मरने वाला है। जिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे यहाँ कोई असली आदमी दिख नहीं रहा। 12 साल के बच्चे पर हाथ उठाने वाला भी कोई मर्द होता है क्या? फिर सीन कट होता है और हम वापस बैंक में आते हैं, जहाँ मैनेजर ने उसी कर्मचारी को बुलाया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम यंग के अकाउंट से पैसे चुरा रही हो, बताओ ये सारे ट्रांसफर तुम्हारे अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? वो घबरा गई, मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। पर मैनेजर को यकीन नहीं हुआ। वो तो एक महंगा हैंडबैग लेकर आई थी जो बिल्कुल यंग जैसा दिखता था, पर असल में वो एक सस्ती नकल थी जो अमीर बनने का दिखावा कर रही थी। मैनेजर ने लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें चोरी के लिए नहीं, बेवकूफी के लिए सजा मिलनी चाहिए। इस बीच यंग भविष्य के देवदूत के ऑफिस पहुंची और बोली, मैं पास्ट में लौटना चाहती हूँ ताकि सच देख सकूं, जैसा तुमने वादा किया था। भविष्य के देवदूत ने हामी भरी और दोनों ने अनुष्ठान शुरू किया। अचानक यंग 1000 साल पीछे पहुंच गई। वहां एक कारवां रेगिस्तान से गुजर रहा था और उसमें 2 छोटे बच्चे भी थे। तभी जंगली कुत्तों का झुंड हमला कर बैठा। कारवां के लोगों ने तय किया कि लंगड़ाते हुए लड़के को कुत्तों के आगे फेंक दो, चारा बनाकर बाकी सबको बचाया जा सके। वो लड़का यंग का भाई था। यंग चीखती रही, रोती रही, पर तभी जिन सामने आया। उसने कहा, यह है इच्छाओं का पल, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? यंग बोली, पहली इच्छा मेरे भाई को बचाओ और उसे लंबी जिंदगी दो। दूसरी, दुनिया के सारे बच्चों को बचाओ ताकि कोई आदमी कभी किसी बच्चे को चारे की तरह इस्तेमाल न करे। तभी भविष्य के
देवदूत प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ, पर तुम्हारी इन इच्छाओं की वजह से बहुत लोग मारे गए। यंग टूट गई। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जब जिन आया उसने उसका हाथ थाम लिया और बोली, हम दोनों ने गलती की है और अब हमें अपनी सजा स्वीकार करनी होगी। वो उसकी आखिरी इच्छा थी और उसी से जिन उस लैंप में कैद हो गया। फिर सीन कट होता है। एक यूट्यूबर अपने कमरे में बैठा झल्ला रहा था। वो बड़बड़ाया, काश गांव में कुछ रोमांचक हो जाए, कोई क्राइम या कुछ जिसे मैं सॉल्व करूं और वो वायरल हो जाए। ठीक उसी पल जिन ऑनलाइन था और उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अचानक वो यूट्यूबर खुद को एक पुराने अपराध स्थल पर पाया जहां वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। जैसे ही उसने जमीन खोदी, एक सड़ा गला शव सामने आ गया। अगले दिन पुलिस पहुंची और पूरे गांव की उंगलियां यंग पर उठ गईं। उधर यंग की दादी सुपरमार्केट में थी जब उन्होंने दो औरतों को बातें करते सुना। वो शेल्फ के पीछे छिप गईं। एक बोली, जरूर यंग ही होगी, गांव में वही सबसे अजीब है। दूसरी ने जवाब दिया, पागल मत बनो, इंसानी लाश को सड़ने में 20 साल लगते हैं। जब ये हुआ होगा तब तो यंग बच्ची थी, वो कैसे कर सकती है? दादी का दिल टूट गया। लोगों की बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर बिखर गईं। घर लौटकर दादी ने यंग से कहा, लोग कुछ भी कहें, चाहे कितना भी इल्जाम लगाए, तुम बस अनसुना कर दो। यंग ने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, ठीक है दादी, अब रहने दो, पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर बाद वो खेत पर सब्जियां लेने गई, जहां उसकी मुलाकात बैंक की उसी महिला से हुई जिसने उससे पैसे चुराए थे। वो औरत घमंड भरे लहजे में बोली, बैंक में फोन करके कह दो कि तुमने मुझे अपने मन से पैसे दिए थे। यंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, पर तुमने वो पैसे चुराए थे। अगर बैंक ने मुझसे पूछा तो मैं सच बताऊंगी कि तुम एक चोर हो। महिला मुस्कुराई और बोली, मैं तो अपनी आखिरी इच्छा से तुम्हें खत्म भी कर सकती हूँ। यंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर मैं मर भी गई तो सब कुछ मेरी दादी को मिलेगा, वो तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देंगी। फिर हल्के व्यंग्य के साथ बोली, और हाँ, इच्छाएं जिंदगी और मौत को नहीं बदल सकती, वैसे भी मेरी जिंदगी ही तुम्हारी जिंदगी का केंद्र है, तो आखिर में जीत मेरी ही होगी। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोली, हार का मजा लो। उस रात यंग और जिन अपने पसंदीदा शौक में डूबे थे, गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठकर तारों के नीचे बातें करते हुए। जिन ने नरमी से कहा, जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत हो, मेरा कंधा हमेशा तुम्हारे लिए है। यंग हल्के से मुस्कुराई, ओह, मुझे इसकी वाकई जरूरत है। लेकिन उसकी शरारती फितरत ने कुछ और ही सोच रखा था। वो झुकने का नाटक करती है और जिन को ठोकर मार देती है। वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। इसी बीच मी एमआई यंग के घर पहुंची और देखकर हैरान रह गई। दादी बाहर निकल रही थी, पर अब वो जवान और चमकती हुई दिख रही थी। मी को क्या पता कि ये एक जादुई रहस्य था। असल में वो यंग की दादी ही थी, बस अलग रूप में। मी ने विनम्रता से कहा, ओह, आप यंग की दोस्त होंगी। तभी यंग और जिन दोनों घर लौट आए। मी ने भौहें उठाई और बोली, रुको जरा, तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर से निकल रही है और ये अंदर जा रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? यंग हंस पड़ी, थोड़ी झेप कर बोली, मैं सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। उधर वो पागल आदमी यानी रेस्टोरेंट मालिक का बेटा फिर जिनके सामने आया और जबरदस्ती अपनी दूसरी इच्छा मांगी। उसने कहा, मुझे 20 साल पीछे ले चलो। जब वो गया तो उसे पता चला कि वही उस केस का असल अपराधी था जिसकी जांच पुलिस आज कर रही थी। वो ये जानना चाहता था कि उसके अपराध का गवाह कौन था और वो गवाह उसकी खुद की मां निकली। वो वर्तमान में लौटा और गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तुम थी? मैं सालों से डर में जी रहा हूँ। अगले दिन यंग अपनी माँ के रेस्टोरेंट गई और देखा कि वो बिकाऊ लगा है, वो भी बहुत कम दाम में। उसके अगले दिन वो खुद उस पागल आदमी के पास गई, अपने हाथ में वो पीले बालों का नमूना और हेयर डाई की बोतल ली हुए जो उसे उसकी कार से मिली थी। वो बोली, सुना है तुम्हें अपने शिकारों के बाल रंगना पसंद है? फिर ठंडे स्वर में बोली, तुम नाई बन सकते थे, जिंदगी बहुत आसान होती। वो हक्का बक्का रह गया, तुम सबूत मुझे देने आई हो, पुलिस को नहीं? यंग मुस्कुराई, मैं इसलिए आई क्योंकि ये मुझे दिलचस्प लगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, शायद हम साथ काम कर सकते हैं। वो हंस पड़ा, मुझे पता था तुम भी उतनी ही पागल हो जितना मैं हूँ। घर लौटते ही जिन ने हैरानी से पूछा, तुमने उसे सबूत क्यों दे दिया? यंग ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं वो पुलिस को देती तो वो अपनी तीसरी इच्छा से जेल से भाग जाता। किसी को नहीं पता कि लाश कहाँ है। अब वो अपनी आखिरी इच्छा से वक्त में वापस जाएगा, सबूत छुपाने के लिए, और तभी तुम मेरी डायरी लेकर मेरे अतीत वाले रूप को दे दोगे। जिन उसकी बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया, तुम वाकई कमाल की हो, तुम्हें लैंप में होना चाहिए था मेरी जगह। कुछ समय बाद जिन ने कहा, चलो एक और सफर पर चलते हैं, इस बार दुबई। उसने कहा कि वहाँ उसे कोई ऐसा मिलेगा जो बताएगा कि उसके 1000 साल के जीवन में 20 साल की यादें क्यों गायब हैं। तो सब यंग, मी और दादी साथ में दुबई पहुंच गए। वहाँ जिन ने यंग से कहा, एक और लैंप रगड़ो। जैसे ही उसने किया, एक खूबसूरत महिला जिन्न प्रकट हुई। जिन ने थकी सांस ली, ओ ये फिर आ गई। महिला मुस्कुराई, हाँ मैं इसकी एक्स हूँ। यंग ने भौहें उठाई, वाह तो कितना पुराना रिश्ता है ये? जिन हकलाया, बहुत बहुत पुराना। महिला जिन ने बाहें क्रॉस की और बोली, वैसे वो टी कप सेट कहाँ है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? जिन ने सिर खुजलाया और बुदबुदाया, वो तो। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो बहुत पुरानी बात है। यंग ने दोनों की तरफ देखा और चुटकी लेते हुए पूछा, तो बताओ तुम दोनों को अलग हुए कितना समय हो गया? जिन ने हल्के से बुदबुदाया, कुछ 1000 साल तो हो ही गए होंगे। यंग मुस्कुराई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ठीक है तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से धीरे धीरे चली गई। उधर एमआई और दादी एक समानांतर दुनिया वाले दुबई में थे, बड़ी बड़ी मार्केटों में घूमते हुए, हंसते खाते और जिंदगी का पूरा आनंद लेते हुए। एक रेस्टोरेंट में बैठी दादी अचानक पास्ट में चली गई। उन्हें याद आया जब यंग ने कभी पूछा था, दादी क्या आपको अपनी बेटी की याद आती है? दादी ने नरम मुस्कान के साथ कहा था, बिल्कुल, उसकी कमी हमेशा महसूस होती है। रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उन्होंने सड़क पार खड़ी एक औरत को देखा। उनकी आंखों में
आंसू भर आए। उन्हें वह अपनी बेटी जैसी लग रही थी। वो यंग ने ये देखा और झुंझला गई। उसे गुस्सा आया कि उसकी दादी अब भी इतनी नरम दिल क्यों है। वो खुद को शांत करने लगी, अपनी घड़ी की टिक टिक सुनते हुए। यात्रा से लौटने के बाद यंग ने देखा वो बैंक की कर्मचारी उसके वर्कशॉप के बाहर खड़ी थी, चिल्ला रही थी, उकसा रही थी, पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा मांगो। उसी वक्त स्टोर मैनेजर ने जिनी को बुलाया। चालाकी से उसने अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल किया ताकि जिनी उसकी पिछली 2 इच्छाएं भूल जाए। सोचा यूं उसे 3 नई इच्छाएं मिल जाएंगी, पर असल में ये जिन की ही चाल थी और वो उसी में फंस गई। उसकी आखिरी इच्छा पूरी तरह बेकार चली गई। जब जिन यंग के पास लौटा, उसने अपनी नोटबुक में ताजा घटनाएं लिखी और पूछा, तो तुम अपनी आखिरी इच्छा नहीं मांगोगी? यंग ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैंने वो इच्छा मांग ली तो मेरा किरदार तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा और तुम मेरी यादों से भी मिट जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। पहली बार उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे। उधर भविष्य के देवदूत का असिस्टेंट बैठा था मिस्टर सैड के साथ, जो दरअसल उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी निकला। लेकिन जल्द ही मिस्टर सैड को पता चला कि भविष्य के देवदूत ने उसकी आवाज चुरा ली थी। वो गुस्से से बेकाबू हो गया। भविष्य के देवदूत की टांग पकड़ ली और छोड़ने से इनकार कर दिया। जिन बीच में आया और बोला, इस बोरिंग नौकरी को छोड़ो, चलो मेरे साथ, राक्षस से राक्षस की जोड़ी बनेगी मजेदार। वो भविष्य के देवदूत को पकड़कर अंतरिक्ष में उड़ गया। वहां दोनों में भीषण लड़ाई हुई। आखिरकार भविष्य के देवदूत हांफते हुए बोला, ठीक है अब बस, मैं हार मानता हूँ। जिन ने पूछा, मेरी यादों के वो 20 साल कहाँ गए? पर भविष्य के देवदूत फिर भी सच्चाई बताने को तैयार नहीं हुआ। इधर यंग अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर खड़ी थी, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। उसका पड़ोसी धीरे धीरे पास आया, थोड़ा घबराया हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरे लोगों के साथ रहता हूँ, मैं भाग नहीं सकता था। उन्होंने मुझे पैसे दिए, ये करने के लिए कर्ज में डूबा हूँ, समझो, सामूहिक बचत का चक्कर है। इतना कहकर उसने अचानक उसे धक्का दे दिया। यंग पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। गिरते वक्त उसकी सारी यादें चमकने लगी। उसकी दादी, जिन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त के पल एक एक कर लौट आए। अचानक जिन प्रकट हुआ और उड़कर उसे थाम लिया। उसने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? यंग ने कमजोर आवाज में कहा, गिरी तो मैं नहीं थी। जिन झुंझलाया, तुम मुझे बुलाने के लिए कोई इच्छा भी तो मांग सकती थी। वो फुसफुसाई, अगर मैं आखिरी इच्छा मांगती तो तुम्हें भूल जाती। और बस वहीं से उनकी जलती हुई मोहब्बत की शुरुआत हुई। सावधान रहो दर्शक गण, अब ये प्यार दुनिया को आग लगा देगा। इसी बीच वो कुत्ता जिसने कभी इंसान बनने की इच्छा मांगी थी, आखिरकार अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल गया। वो जिन के पास लौटा और बोला, अब मुझे दोबारा कुत्ता बना दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। जिन हैरान रह गया, ऐसी वफादारी इंसानों में कहाँ मिलती है। वो बोला, कुत्तों की वफादारी इंसानों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। थोड़े दिन बाद यंग बैंक गई और अपनी सारी बचत कैश में निकाल ली। लेकिन उसी रात घर लौटते वक्त कुछ बेघर गुंडों ने उस पर हमला किया, पैसे छीनने की कोशिश की। एक ने उसे जोर से मारा। तभी जिन प्रकट हुआ, अपना सीना चौड़ा करते हुए चिल्लाया, कहाँ गया वो जिसे मैंने कहा था तुम्हारी हिफाजत करे? यंग कराह उठी, सॉरी, पर नेचर कॉल किसी से नहीं रुकती। फिर चिल्लाई, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मुझे चोट लगी है। जिनकी आंखें लाल हो उठी। ये वो चीज है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो उन गुंडों पर टूट पड़ा और उन्हें अधमरा कर दिया। इसके बाद दोनों साथ चलते रहे और जिन ने कहा, जानती हो, बहुत समय पहले मैंने भी 3 इच्छाएं मांगी थी और मेरी आखिरी इच्छा यह थी कि उन 20 साल बीत चुके थे, वो साल जिन्हें वो याद भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक और जिन ने उसे बताया था कि जिस छोटी लड़की को वो 8 साल की उम्र में मरा हुआ समझ बैठा था, वो दरअसल जिंदा रही थी पूरे 20 साल तक। इसी बात से वो डर गया। उसे याद ही नहीं था कि उसने उस वक्त क्या मांगा था। यंग ने कहा, मुझे भी डर लगा था जब मैं उस पहाड़ से गिर रही थी। डर इस बात का था कि मैं तुम्हें या अपनी दादी या मुझसे प्यार करने वालों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तब उसने उसे एक शांत और खूबसूरत जगह पर ले गया, जैसे कोई पहली मुलाकात हो। वो मुस्कुराई और बोली, अजीब है ना, तुमने मुझे कितनी बार बचाया है, जबकि पहले तो तुम हमेशा मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। वो हंसा और बोला, अब कोशिश ही छोड़ दी है, क्योंकि अगर मैंने सच में ठान लिया तो शायद तुम्हें बर्बाद कर दूं। और तभी दोनों को एहसास हुआ है कि उनका प्यार वही था जो समय की शुरुआत से लिखा गया था। बाद में मी ने क्लिनिक में दादी की एक्सरे रिपोर्ट उनकी जवानी की रिपोर्ट से मिलाई और दोनों एक जैसी थीं। उसी बीच वह पागल आदमी अपना तीसरा और आखिरी इच्छा मांग रहा था, जैसा कि यंग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। उसने इच्छा की, मैं उस पल में लौटना चाहता हूँ जब मैंने अपनी दूसरी शिकार को मारा था। और सच में वो उसी दिन में लौट गया। जब वो लड़की उससे लिफ्ट मांग रही थी तो उसने बेरहमी से उसे मारा। लेकिन उसी पर जिन ने भविष्य की डायरी यंग के पुराने रूप को थमा दी। यंग ने वो डायरी खोली और उससे एक तेज ऊर्जा निकल पड़ी। उसने उस लड़की को बचा लिया, पुलिस को बुलाया और उस हत्यारे को गिरफ्तार करवा दिया। प्रेजेंट में लौटकर जिन ने यंग से कहा, मैं हर हाल में अपनी वो यादें वापस पाना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, क्योंकि दिल के गहराई में मुझे पता है तुम ही वो औरत हो जिससे मैं सच्चा प्यार करता था। उनका रिश्ता उन 20 सालों में खिला था और अब वो उसे फिर से पाना चाहता था। उधर मी गांव वालों के पास पहुंची और दादी की जवानी की तस्वीरें दिखाई। सबने पहचाना, हाँ ये वही औरत है। अब सब कुछ साफ हो गया था। जवान लड़की और दादी एक ही थी। घर पहुंचकर दादी ने यंग के लिए ढेर सारा खाना बनाया था। हर डिब्बे पर निर्देश लिखे थे।
थे। टाई ने कहा था, सिर्फ जवान बनने से तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी। जिस दिन वो रहस्यमयी पेड़ खिलेगा वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अगले दिन यंग अपने वर्कशॉप में थी। जिन आया और मुस्कुराकर बोला, कल तुम्हें उड़ने वाले कालीन पर सैर करवाऊं? वो हंस दी। सॉरी, कल तो मैं दादी के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बार की यादें असली हों। वो हमेशा लकड़ी की गुड़िया की तरह जीती रही हैं। अब उन्हें जिंदगी का असली स्वाद चखाना है। वो मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं अपनी यादें खुद बना लूंगा। वो उस छोटे लड़के के पास गया जिसके साथ वो अक्सर गेम खेलता था। लड़का बोला, मेरी इच्छा पूरी हो गई। मम्मी का पति गायब हो गया। अब बस मैं और मम्मी हैं और हम खुश हैं। जिन ने मुस्कुराकर कहा, बस हमारे गेम मत भूलना। ठीक है, लड़का बोला, तुम तो फिल्मी हीरो हो। वो हंसा, हीरो रिटायर हो गया, कल मिलते हैं। उसी वक्त यंग और उसकी दादी साथ में तस्वीरें खींच रही थीं। दादी बोली, ताकि तुम मुझे हमेशा सुंदर यादों में याद रखो। यंग मुस्कुराई। मन में सोचा, क्या वो मेरे मन की बात पढ़ लेती है? अगले दिन यंग दुबई पहुंची उस महिला जिन्न से मिलने, ताकि वो जिन के मूड के बारे में पूछ सके, लेकिन वहाँ कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसे एहसास होते ही वो भागी। तभी वो महिला जिन्न अचानक प्रकट हुई और उसने यंग को बचा लिया। बातों बातों में यंग को पता चला यही वो जिन्न थी जिससे जिन कभी प्यार करता था, वही जिसके बारे में उसने हर दिए की दीवार पर लिखा था। बाद में जब यंग ने जिन से मुलाकात की, वो उसे रेगिस्तान में अपने छोटे से ठिकाने पर ले गया। उसने यंग के लिए पारंपरिक अरबी कपड़े तक लाया था। जब उसने वो पहने तो जिन उसकी खूबसूरती में खो गया। वो उसे सिखाने लगी वो पवित्र नृत्य जो हर जिन्न को अपने जीवन चक्र में सीखना होता है। हर बार जब वो उसके पैरों पर चढ़ जाता तो वो मुस्कुराकर उसे सुधार देती। उधर गांव की एक औरत जिसे पहले से शक था, रात में चुपके से उसके घर में घुस गई। फ्रिज खोला, खाना चखा और जैसे ही स्वाद जुबान पर आया उसे यकीन हो गया, वो स्वाद तो दादी के खाने जैसा ही था। बस यही सबूत था। वो घबराई हुई बाहर भागी और दादी के सामने चिल्लाई, मुझे पता था ये तुम ही हो। ये कैसे किया तुमने? बोलो। दादी रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, मैं सब बताऊंगी, बस किसी को मत बताना। दादी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन वो औरत घबरा गई जैसे किसी पागल ने डर से अपना आपा खो दिया हो। वो चिल्लाती हुई बाहर भागी, ये औरत चुड़ैल है। कुछ ही घंटों में अफवाह पूरे गांव में फैल गई। ये बात एक प्राचीन जादूगर तक पहुंच गई जो लाखों सालों से एक बच्चे के रूप में फंसा हुआ था। वो वही था जो हमेशा से जिन पर नजर रखे हुए था। उसका एक ही मकसद था, जिनको नष्ट करना। उसने ही अपने आदमियों को यंग का पीछा करने भेजा था, क्योंकि अब यंग चिराग की नई रानी बन चुकी थी। अगर वो गायब हो जाती तो चिराग उस जादूगर का हो जाता और तब जिन पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता। इसी बीच जिनकी सारी यादें लौट आईं। उसे याद आया जब यंग गरीब लड़की थी, गोरियो साम्राज्य के द्वार में वो बाजार में खजूर बेचती थी। उसी भीड़ में उसने उसे पहली बार देखा था। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता रहा कि वो कौन है, पर यंग के चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। वो बस अपने काम में लगी रही, खजूर बेचते हुए, एक एक सिक्के से अपनी जिंदगी चलाते हुए। जिन मुस्कुराकर उसे छेड़ने लगा। वो झल्लाकर बोली, क्या आप मुझे थोड़ा काम करने देंगे? मुझे अपनी रोजी कमाने दीजिए। जिन ने उसकी तरफ एक सोने का घड़ा फेंक दिया जो सिक्कों से भरा था और कहा, लो ये रहा तुम्हारा जीवनयापन। वो खुश हुई, लेकिन फिर भी अगले दिन बाजार में खजूर बेचने चली गई। अगले दिन उसने बाजार से ऊंट खरीदने का सोचा ताकि वो कोरिया लौट सके। एक आदमी उसके पास आया और बोला, मेरे पास ऊंट है, चलो देख लो। यंग ने जिनसे कहा, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम मत आना। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई उसे बुरी तरह पीटा गया और उसका सारा पैसा लूट लिया गया। जिन समय पर पहुंच गया, उसने उन आदमियों को हरा दिया और सोना वापस दिला दिया। लेकिन यंग का चेहरा गुस्से से जल उठा। वो बोली, तुम इतनी आसानी से किसी इंसान की जान कैसे ले सकते हो? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, अब मुझे मत दिखना। वो अपने घर में बंद हो गई, पर जिन ने दीवार पार की और अंदर चला गया। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगा, धीरे से बोला, मैं तुम्हें कोरिया वापस जाने में मदद करूंगा। वो यह सुनकर खुश हो गई। जब उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो पहली बार जिन का दिल सच में धड़क उठा। अगले दिन दोनों सर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बीमार बच्चा मिला। यंग ने तुरंत उसे कुछ जड़ी बूटियां दी ताकि वो ठीक हो जाए। जिन ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा आधा हिस्सा इंसान है और आधा जिन्न। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे इंसानी शरीर की वजह से है। बच्चे ने जिनसे विनती की, कृपया मुझे ठीक कर दो। लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ने लगे तो बच्चे ने उन्हें एक धागा दिया जो वो खुद बुन रहा था। वो बोला, इसे अपने साथ रख लेना, ये तुम्हारी राह में काम आएगा। बस इसे मेरे जीवन के बदले खरीद लो। जिन ने बच्चे की बात पर हंसते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, और आगे बढ़ गया। रात को यंग एक पोशाक सिल रही थी, नींद से लड़ते हुए। तभी जिन आया और बोला, तुम आराम क्यों नहीं करती? यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये कपड़ा पूरा करना है, मैं इसे पहनकर अपने देश लौटना चाहती हूँ। जिन ने धीमे स्वर में कहा, यहाँ की दुनिया अंधेरी है। फिर उसने उसका हाथ थामा और उसे चिराग के अंदर की दुनिया में ले गया। वहाँ दोनों साथ बैठे। यंग ने उसे कहानियां सुनानी शुरू की, लंबी खूबसूरत जादुई कहानियां। जिन सुनता रहा, उसका दिल इतनी खुशी से भर गया कि दर्द महसूस होने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी बन गए। वो हंसते, बातें करते और वक्त जैसे थम सा गया था। उनका प्यार किस्मत में लिखा हुआ था। लेकिन एक दिन जब वो साथ बैठे थे, किसी ने वो चिराग खोज लिया। उस आदमी ने जैसे ही उसे रगड़ा, जिन हैरान रह गया। उसे लगा कि यंग अब भी उसकी रानी है, क्योंकि उसने हाल ही में उसकी एक इच्छा पूरी की थी। पर जब उसने उस आदमी को देखा तो पहचान गया, वो वही था जो कभी कारवां में बच्चों को सताता था। जिन ने बाकी सबको खत्म कर दिया था, पर ये एक किसी तरह बच गया था। उस आदमी ने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। जिन ने वो इच्छा पूरी कर दी। वो आदमी बाजार गया
सबको दिखाने कि अब वो धरती का सबसे अमीर इंसान है। लेकिन लोग उसे नफरत की नजरों से देखते, उस पर हंसते, मजाक उड़ाते। गुस्से में उसने दूसरी इच्छा मांगी, जो कोई भी मेरा अपमान करे, मैं चाहता हूँ वो सब नष्ट हो जाए। जिन झिझक गया। उसे यंग की बातें याद आईं। वो इंसानों की जान लेने से कितना नफरत करती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वो इच्छा पूरी कर दी और देखते ही देखते आधा गांव खून से लथपथ हो गया। उसी दिन वो आदमी फिर से बाजार में आया और उसने यंग को देखा। वो अब भी खजूर बेच रही थी। वो उसकी तरफ घमंड से देखते हुए बोला, अब क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? कभी तुम मुझे खजूर देती थी जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। अब मांगो जो चाहो, सोना, जवाहरात, खजाना, कुछ भी। यंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जल्द ही अपने देश लौटने वाली हूँ। वो बौखला गया, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई मेरी पेशकश ठुकराने की, मुझे नीचा दिखाने की? वो अपने महल लौट गया, गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ। अगले सीन में शाम के समय में यंग मुस्कुराते हुए जिनको अपना तैयार किया हुआ कपड़ा दिखा रही थी, वो वही पोशाक थी जिसे वो अपने देश लौटते वक्त पहनना चाहती थी। अचानक जिन को उस आदमी ने बुला लिया। उसने यंग की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं बस उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, फिर हम साथ घर चलेंगे। लेकिन जब जिन उस आदमी के सामने पहुंचा तो आदमी गुस्से से कांप रहा था। वो चिल्लाया, आज एक औरत ने मेरी बेइज्जती की है, उसने मेरे सोने और खजाने में से कुछ भी लेने से मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वो औरत अब मेरे पास लाकर रखी जाए और अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताए। जिन ने मजबूरी में उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो औरत कौन है, वो जगह पर जम गया। वो यंग थी। जिन के अंदर से चीख निकल पड़ी। वो पागलों की तरह गार्ड्स पर टूट पड़ा उसे बचाने के लिए। लेकिन तभी वही छोटा लड़का वहां आ गया, वही जिसने कभी उसे जादुई धागे दिए थे। लड़के ने उन धागों को जिनके पैरों में फेंका और पल भर में जिन जकड़ गया, हिल भी नहीं सका। लड़के की आंखों में अब मासूमियत नहीं थी। वो ठंडी आवाज में बोला, याद है ये वही धागे हैं जिन्हें तुमने कभी मजाक में उड़ा दिया था, अब देखो ये क्या कर सकते हैं। और फिर लड़के ने एक राज खोल दिया, ये जो नौकरानी है यंग, वो तुमसे प्यार करती है। जीन, वो निर्दयी आदमी बौखला उठा, क्या वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आई थी? उसकी आंखों में पागलपन और जलन उतर आई। उसने गुस्से में खंजर निकाला और यंग के सीने में भोंक दिया। जिन चीख पड़ा, उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और दिल में तूफान। वो दौड़कर यंग को अपनी बाहों में उठा लिया। यंग की सांसें अब बहुत धीमी थीं। वो फुसफुसाई, मुझे भरोसा है इंसान उतनी ही देर तक जीता है जितनी देर तक खुदा ने लिखा होता है। और फिर उसकी सांस थम गई। जिन वहीं टूट गया, जमीन पर गिर पड़ा, बच्चे की तरह बिलखता रहा। उसने चिराग उठाया और चिल्लाया, मैं किसी को भी 3 इच्छाएं दूंगा, बस एक शर्त है, पहली इच्छा उसे बचाने की होनी चाहिए। इतना कहकर वो सबकी तरफ देखा। भीड़ में से एक लालची आदमी आगे आया और बोला, ठीक है, मेरी पहली इच्छा है मेरे पास ढेर सारा सोना हो। जिन ने आंसू रोकते हुए वो इच्छा पूरी की, फिर विनती की, अब कृपया अपनी दूसरी इच्छा में उसे जिंदा कर दो। लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे और सोना चाहिए। जिन की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसने फिर भी उसकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी। फिर वो आदमी बोला, मेरी तीसरी इच्छा है पूरा संसार सोने से भर जाए। पर तब तक यंग की सांस हमेशा के लिए थम चुकी थी। जिन का दिल फट गया। उसने जोर से चिल्लाया और अपने पूरे क्रोध को बाहर निकाल दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर ज्वाला बन गया और उसने पूरे महल को, उस आदमी को, उसके गार्ड्स को, यहाँ तक कि पूरा शहर काक कर दिया। अब देखो तुम्हारा सोना तुम्हें कैसे बचाता है, वो चिल्लाया। जब तुम सिर्फ राख बन जाओगे। सब कुछ जल गया। खामोशी छा गई। फिर जिन ने यंग के निर्जीव शरीर को उठाया और अपने वतन ले आया। वो उसे सामने रखकर फुसफुसाया, मैं हर सजा स्वीकार कर लूंगा, बस अगर मैं उसे फिर से देख सकूं, किसी भी जन्म में, बस एक बार। प्रेजेंट समय में गांव वाले दादी के घर की ओर बढ़ रहे थे, उसे सब कुछ बताने और उसका सामना करने। अब सबको उसका राज पता चल चुका था। लेकिन जब वो घर पहुंचे, वो वहां नहीं थी। वो छुपी हुई थी, सबसे और शायद किस्मत से भी। जिस औरत ने सबसे पहले उसका सच उजागर किया था, वो गुस्से में बोली, मैं तुझसे बदला जरूर लूंगी चुड़ैल। वो झल्लाकर सड़क की ओर बढ़ी, पर तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वो हवा में उछली और जमीन पर गिर गई। दूर खड़ी दादी और मी ने ये सब देखा। उनकी आंखों में डर और सन्नाटा भर गया। गाड़ी से जो आदमी उतरा, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो उसी जादूगर का आदमी था जो जिनको मिटाना चाहता था, जिनको अब वापस खींचा जा रहा था। एक ऐसे अंधेरे में जहां शायद प्यार और किस्मत फिर आमने सामने आने वाले थे। जिन उस पल प्रेजेंट में लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यंग से कहा, मैं ही तुम्हारे सारे दर्द की वजह था, उस वक्त भी और आज भी। अब सब याद आ गया है। यंग ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और नरमी से बोली, बीता हुआ वक्त अब जा चुका है। जिन जो मायने रखता है वो ये है कि हम आने वाले कल के लिए साथ लड़ रहे हैं। इसके बाद यंग दादी और मी के पास गई। उसने दोनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चिराग के अंदर छिपा दिया और मिस्टर सैड को आदेश दिया, इनका ख्याल रखना चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यंग बैंक गई। उसने अपने वॉल्ट से सारा पैसा निकाल लिया और बैंक कर्मचारियों से बोली, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा खरीदना चाहती हूँ। इस पैसों के बैग के बदले। कर्मचारी ने हामी भर दी। उसने चिराग को रगड़ा और जिनी उसके सामने आ गया। वो बोली, मेरी आखिरी इच्छा है कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जैसे यंग ने कहा है। उसके बाद यंग घर लौटी। जिनी वहाँ पहले से मौजूद था। यंग ने मुस्कुराकर कहा, योजना तैयार है। जिन ने जवाब दिया, तो फिर मैं जा रहा हूँ जादूगर का सामना करने और उसके बाद तुम मुझे बचाने आना। उनकी नजरों में जैसे कोई अंतिम विदाई थी। प्यार,
दर्द और उम्मीद का मिश्रण जिन जादूगर की गुफा में पहुंचा, लेकिन जादूगर ने उसे अपने जादुई धागों से बांध लिया। उसी वक्त उसके आदमियों ने यंग को भी पकड़ लिया और मारने की तैयारी की। अब चिराग जादूगर के कब्जे में था। जब जादूगर ने अपनी तलवार उठाई तभी यंग अचानक गायब हो गई। जादूगर मुस्कुराया तो उसने अपनी तीसरी इच्छा इस्तेमाल कर ली, पर असल में ऐसा नहीं था। बैंक कर्मचारी के साथ जो सौदा हुआ था वो अब सक्रिय हो चुका था। उस इच्छा में लिखा था, जब भी यंग एक खास शब्द बोलेगी वो तुरंत जिनी के पास पहुंच जाएगी। और ऐसा ही हुआ। वो पल भर में जिनी के सामने प्रकट हुई। उसने जिनी को जादुई धागों से मुक्त किया। दोनों साथ खड़े हुए, एक बार फिर बुराई से लड़ने के लिए। उधर भविष्य के देवदूत की असिस्टेंट चिराग लेकर जादूगर के पास पहुंची और बोली, ये भविष्य के देवदूत की ओर से तोहफा है। मिस्टर सैड ने उसे देखा तो चौंक गए। वो बोली, मैं बस आदेश का पालन कर रही हूँ। तभी जादूगर को एहसास हुआ उसे धोखा दिया गया है, क्योंकि यंग ने अभी तक अपनी तीसरी इच्छा का इस्तेमाल नहीं किया था। उसी पल मिस्टर सैड ने अपना असली रूप धारण कर लिया, एक विशाल चीता। वो गर्जा, सुप्रभात मेरे छोटे बिल्ली के बच्चों, चलो खेल शुरू करें। इससे पहले ही यंग ने गांव वालों को चेतावनी दी थी, जब तुम्हें सड़कों पर बहुत सारे सोए हुए पक्षी दिखे, समझ जाना समय आ गया है। सब तुरंत जादूगर के घर पहुंच जाना। और वो पल आया। सैकड़ों पक्षी सड़कों पर सोए पड़े थे। गांव वाले हथियार उठाकर भागे, सब जादूगर की गुफा की ओर। पर तब तक जादूगर चिराग में प्रवेश कर चुका था। वो अंदर गया, मी और दादी को बाहर खींचा और अपने आदमियों को आदेश दिया, दोनों को मार दो, लेकिन पहले मी को मारो, ताकि यंग मजबूर होकर अपनी तीसरी इच्छा इस्तेमाल करे अपनी दादी को बचाने के लिए। गोलियां चली और तभी दादी ने अपने शरीर को मी के सामने डाल दिया। गोली उन्हें लगी। जादूगर चिल्लाया, नहीं, मैंने कहा था पहले लड़की को मारो। उसी समय जिन भविष्य का देवदूत से लड़ रहा था, उसे याद आया वो वाक्य जो कभी सभी जादूगरों के पिता ने उससे कहा था, मेरे बेटे का नाश करो, उसका भ्रष्टाचार अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने यंग को घसीट कर अंदर लाया ताकि वो अपनी दादी की लाश देख सके। वो टूट गई, जोर जोर से रोई, चीखी, बिखर गई। उन्होंने मिस्टर सैड को भी मार डाला और उसका शव अंदर फेंक दिया। लेकिन तभी गांव वाले अंदर घुस आए। किसी ने चिल्लाकर कहा, आखिर आ ही गए तुम सब, बहुत देर कर दी। लड़ाई शुरू हो गई। गांव वालों ने साहस से जादूगर के सैनिकों को हराया और मी को एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया। और तभी जब जादूगर यंग को खत्म करने वाला था, जिन ने अपने ही जादुई धागों से उस पौधे को काट दिया जिससे जादूगर की शक्ति जुड़ी थी। जादूगर तड़प कर चीखा और अगले ही पल हवा में विलीन हो गया। सब खत्म हो चुका था। जिन यंग के पास पहुंचा, उसे आजाद किया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अगले दिन यंग ने अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो घर लौटी और चुपचाप बैठकर दादी के सारे पत्र पढ़ने लगी। हर शब्द में प्यार, दर्द और सीख भरी थी। उसी वक्त बैंक की कर्मचारी दरवाजे पर आई। वो बोली, मुझे अपने ऑफिस में ये पैसों का बैग मिला, ये तुम्हारा है ना? क्या मैंने तुमसे ये चुरा लिया था? लेकिन यंग को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब 3 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो जिसने उनका इस्तेमाल किया होता है वो अपनी यादें खो देता है। यंग ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं चुराया, बल्कि तुमने किसी की जिंदगी बचाई है, यही तुम्हारा इनाम है। कर्मचारी की आंखें भी नम हो गईं। वो बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती हूँ और माफी चाहती हूँ हर उस पल के लिए जब मैंने तुम्हारी खुशी से जलन की थी। यंग ने चुपचाप सिर झुकाया, पैसे उठाए और बाहर चली गई। यंग ने वो पैसों का बैग अपने घर के आंगन में जाकर दफना दिया। कुछ समय बाद मैं उसके साथ रहने आ गई, लेकिन यंग ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। ना खाना, ना आराम, बस दिन रात चिराग को रगड़ती रही, बार बार, मानो किसी उम्मीद की लौ अब भी बाकी हो। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक वो उठी और घर से निकल पड़ी। उसने सीधा रास्ता लिया उस रेगिस्तान की ओर जहाँ उसने पहली बार जिनसे मुलाकात की थी। वो कई दिनों तक चलती रही, रेत के समंदर में उसका नाम पुकारती हुई, जिन जिन, जब तक कि आखिरकार वो उसके सामने प्रकट नहीं हो गया, रोता हुआ, टूटता हुआ। यंग ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं वही सब महसूस कर सकूं जो मेरी दादी ने महसूस किया था। वो निराशा, वो डर जो मेरे पड़ोसियों ने झेला और वो प्यार जो मेरी दोस्त मैंने मुझे दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ एक दिन इंसान बनकर जीने दो। मुझे पता है ये स्वार्थी इच्छा है, क्योंकि आखिर में आजादी तुम्हें मिलेगी, तुम जीतोगे। जिनकी आंखें और भर आईं, वो फूट फूट कर रो पड़ा। तुम सही कह रही हो, अब तक मैं गलत था। तुम सच्चे मायने में एक महान इंसान हो, यहाँ तक कि अपनी आखिरी इच्छा भी तुमने किसी और के लिए मांगी। उसने कहा, तुम हमेशा वही इंसान रहोगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब मैं खुद को तुम्हारी यादों से मिटा दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और उसी पल यंग का दिल एक मानव हृदय की तरह धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूम गई, बचपन की यादें, हर वो चेहरा जिसे उसने कभी प्यार किया, हर वो पल जिसे उसने खोया। वो कांपने लगी, रोने लगी। इसी बीच भविष्य के देवदूत ने जिन के साथ आखिरी लड़ाई पूरी कर ली। सब कुछ उसी योजना के अनुसार हुआ, लेकिन भविष्य के देवदूत की असिस्टेंट रेगिस्तान में यंग को ढूंढने पहुंची और उससे माफी मांगी। उसे सच्चे दिल से पछतावा था। माफी के तौर पर उसने यंग को जिनसे जुड़ी सारी यादें लौटा दी। जैसे ही यंग को सब याद आया, उसका दिल और ज्यादा दुखने लगा। वो रेगिस्तान में भटकती रही तब तक जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। पुलिस ने यह खबर मे को दी, जिसने गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद जब मे यंग की कब्र पर फूल चढ़ाने आई, अचानक यंग उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन इस बार वो चिराग की जिन्न बन चुकी थी। हैरान कर देने वाला पल था। यंग ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब 3 ख्वाहिशें मांगो। वो दोनों साथ बैठी। यंग ने उसे सब कुछ बताया जो हुआ था। फिर बोली, अब बहुत बातें हो गई
अब अपनी ख्वाहिश मांगो। मैंने अपनी पहली ख्वाहिश रखी, हम रोज शाम 4 बजे साथ बैठकर खाना खाएं। दूसरी ख्वाहिश, गांव के सारे बच्चों के दांतों का इलाज मैं मुफ्त में कर सकूं। तीसरी ख्वाहिश उसने बाद के लिए बचा ली। दिन बीतते गए, दोनों साथ में वक्त बिताने लगी। गांव फिर से खुशहाल हो गया। एक दिन मैंने यंग से कहा, जिंदगी जैसी भी हो कभी मत रोना, और जब उन लोगों से मिलो जिन्हें तुम सबसे ज्यादा याद करती हो, मुस्कुराना, यही मेरी तीसरी इच्छा है। लेकिन इस तीसरी ख्वाहिश का मतलब था मैं अब हमेशा के लिए यंग को भूल जाएगी। यंग बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। पूरा 1 साल वो अकेली रही, दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करते हुए। एक बरसात भरे दिन वो बाहर खड़ी होकर बोली, वाह कितना रोमांटिक पल है, काश मेरी किस्मत में भी कुछ ऐसा होता। उसी वक्त उसके सामने जिन आ खड़ा हुआ। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। तुम वापस कैसे आए? उसने पूछा। जिन मुस्कुराया, सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता, बस इस पल को जी लो। फिर पता चला बूढ़ी दादी ने ताई को इतना सताया कि उसने आखिरकार चिरागा लौटा दिया और जिन फिर से आजाद हो गया। वो इंसानी दुनिया में लौट आया। उसने नौकरी करके पैसे कमाने की कोशिश की, पर यंग को ये पसंद नहीं आया। वो अपने बगीचे में गाढ़ा हुआ पुराना पैसों का बैग निकाल लाई। जिन्हीं ने बताया कि अंकल सैयद भी वापस जिंदा हो गए हैं और पहले जैसे ही हैं। सब बिना चिराग के भी खुश थे। उधर यंग और जिन हमेशा की तरह लड़ते झगड़ते रहे। अंकल सैयद ने पुरानी चाय की प्यालियां निकाली, वही जो जिन्नी की पुरानी प्रेमिका ने दी थी। बस फिर क्या था, पुराने जख्म हरे हो गए और घर में फिर हलचल मच गई। यंग जिन के पीछे भागती बोली, आज मैं असली हूँ, तुम नहीं। फिर कहानी पहुंचती है उस जगह पर जहाँ सब शुरू हुआ था। मैं अब बूढ़ी हो चुकी थी, बाल सफेद, पर दिल वही था। वो अब भी उस जगह नाच रही थी जहाँ आत्माओं का नृत्य हुआ करता था। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी जिंदगी का साथी था, यंग। यंग हंसते हुए बोली, अरे नया सदी आने वाली है और हम अब भी वहीं डांस कर रहे हैं। तुम अब भी मेरे पैरों पर पैर रख देते हो। दोनों मुस्कुराई, मानो वो हर सदी में साथ नाचती रहेंगी। यहीं खत्म होती है हमारी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली जादुई कहानी आपसे मिस न हो जाए।